नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज वाल्मीकि और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा का दलित डिस्कोर्स। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जिस शख्सियत से, वो नई दिल्ली वेस्ट पटेल नगर बाबा फरीदपुरी में रहते हैं और उनका नाम है प्रभु दयाल। प्रभु दयाल जी एक कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं और हैं समाज सेवक। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी कला के बारे में। उन्होंने अपने प्रतिभा के ऊंची से जिस तरह के रंग उकेरे हैं मूर्तियों में, चित्रों में, आज हम उनकी इस शिल्प कला पर बात करेंगे और बात करेंगे उनके निजी और सामाजिक जीवन में। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रभु दयाल पेंटर जी से। प्रभु दयाल जी पेंटर साहब के रूप में अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। पेंटर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है बेबाक भाषा में। कैसे हैं? आपका भी स्वागत है, बहुत अच्छा हूँ। आपकी अंदर जो ये कला है, ये क्या आपको विरासत में मिली या गॉड गिफ्टेड है, या आपको शौक था और आपने इस प्रतिभा को विकसित किया, या आपके कोई गुरुजन थे जिनके मार्गदर्शन में आपने इस कला को आगे बढ़ाया? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी इस कला का, इस प्रतिभा का किस तरह और कब और कैसे इस तरह की शुरुआत हुई। आप इस बारे में सबसे पहले बताइए। ये ना तो मैंने कहीं से ट्रेनिंग ली है जी, और ना ही कोई गुरु है ऐसा। बाकी शुरुआत में ये एक गॉड गिफ्ट है मेरे हिसाब से जी। तो शुरुआत में जैसे मैं छोटा था तो चाक वगैरह से लेके पत्थरों पे, यहाँ पहाड़ होते थे, पहाड़ों पे मैं ड्राइंग किया करता था। तो धीरे धीरे करते करते मेरे अंदर वो हुनर आ गया। उसके बाद में जब जीवन थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैं पढ़ ही रहा था कि हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए जी। मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम। अच्छा। उसके बाद में सारा वजन मेरे ऊपर पड़ गया। अब मैंने सोचा कि जीवन के यापन के लिए भी और मेरे अंदर एक हुनर भी था, तो मैं धीरे धीरे करके किसी पेंटिंग वगैरह की दुकान पे काम करने लगा। ऐसे करते 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 एक दूसरे को देख के, ड्राइंग तो मुझे पहले से आती थी, स्कूलों में भी मेरे बहुत से चित्र लगे हुए थे शुरुआत से ही। ये नहीं कि मैंने वहीं सारा कुछ सीखा, ये तो एक गॉड गिफ्ट है जो पहले से ही मैं सीख गया। फिर बाद में बड़े बड़े उस्तादों के पास गया, देखा कि कैसे काम करते हैं। तो हमारे एक उस्ताद थे श्यामलाल जी, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है। मनोज कुमार जी के छोटे भाई हैं। तो मनोज कुमार जी ने हमारे उस्ताद जी को वादा किया था कि मैं आपके ऊपर एक फिल्म बनाऊंगा। जी। तो उन्होंने वही नाम श्यामलाल था हमारे उस्ताद जी का जी। उस फिल्म में उस अभिनेता का नाम जो है, उस कलाकार का नाम श्यामलाल ही रखा है उन्होंने। अच्छा। और उनके ऊपर ही पेंटर बाबू फिल्म बनी थी। पेंटर बाबू फिल्म? हाँ जी। ऐसे मतलब मैं उनसे काम सीखा था थोड़ा बहुत। वो क्या से क्या करते थे। मकबूल फिदा हुसैन जी उनको मानते थे जी। बहुत बड़े कलाकार थे। हाँ, मकबूल फिदा हुसैन तो वर्ल्ड लेवल। हाँ जी। तो वो मकबूल फिदा हुसैन, उनसे पूछा करते थे। मकबूल फिदा हुसैन से भी बड़ी उम्र में थे वो, 114 साल की उम्र में वो खत्म हुए। और अभी तक मेरे साथ काफी लंबी उम्र है, 114 साल। 114 साल की। और मकबूल फिदा हुसैन तो पहले ही खत्म हो गए थे, वो उनके बाद में खत्म हुए और उनसे बड़े थे। वो उनसे भी सलाह मांगा करते थे, बताया करते थे कि आप इसकी फिनिशिंग कैसे कर लेते जी। मकबूल फिदा हुसैन उनके आगे छोटे थे, वो भी उनसे मार्गदर्शन लिया। हाँ जी। साहब, ये आपने किस सन में शुरू किया होगा ये जो कला का काम? कब से मतलब आपकी रुचि रही? ऐसा था जी, रुचि तो मेरी दो चीजों में रही है सबसे ज्यादा। एक तो कुश्ती में जी, और एक पेंटिंग में जी। सन 82 में मेरे पिताजी खत्म हो गए थे। अच्छा। तो 83 के अंदर मैं 82 में ही काम करने लग गया था। फिर एक दौर शुरू हुआ दारा सिंह की कुश्तियों का जी। अंबेडकर स्टेडियम में कुश्तियां होती थी जी। तो उसके अंदर रोजाना कुश्तियां होती थी। इंटरनेशनल था वो, कोई कनाडा से, कोई जापान से, ऐसे। तो मैंने बड़ी सारी कुश्तियां देखी हैं। चिलेंडर जपाटा, टैंक मॉर्गन की दारा सिंह के साथ, माइकल ब्यूचर बेकर की,
और मेहरदीन की पाकिस्तान के जी बहुत सारी कुश्तियां मैंने देखी है दारा सिंह की। सन 83 की बात है। तो दो चीज़ों में मुझे रुचि रही, एक कुश्ती में और एक पेंटिंग में। जी। माउंटेन जैक था एक का नाम, वो सब विदेशी पहलवान थे। उस समय आपकी एज क्या रही होगी पैंट साहब जब आपने मेरी उम्र में सन 1964 का जन्म, मेरा फरवरी का। तो उस टाइम आप लगा लो कितनी, यही कोई 15, 16, 18 के आसपास रही। इतनी कम उम्र में आपने ये शुरू कर? हाँ जी, तो पिताजी खत्म हो गए थे ना, कैंसर था उनको जी, इस वजह से। तो पेंटर साहब एक तरफ आपके ये कुश्ती का शौक, दूसरी आप ये पेंटिंग बनाने और मूर्तियां बनाने की प्रतिभा, फिर जैसे आपने बताया कि पिताजी गुजर गए थे, तो घर की पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आप पर आई होंगी, तो आपने कैसे इन जिम्मेदारियों को और अपनी कला को जीवित रखा? किस तरह की चुनौतियां सामने हैं? ऐसा था जी कि मेरी आर्ट जो थी ना वो बहुत ही अच्छी थी जी। तो जैसे कई कंपटीशन वगैरह होते थे तो मैं जाता था। तो एक बार करोड़बाग के अंदर कोई अंग्रेज लोग आए हुए तो पेंटिंग का कंपटीशन करवा रहे थे जी। तो दिल्ली के काफी लोग उसमें इकट्ठे थे, मैं भी था, उनमें फर्स्ट आया था मैं। अच्छा। तो मुझे वहाँ उन्होंने नौकरी पे रख लिया। जिस जमाने में लोग 300-400 रुपए लेते थे, उस टाइम में 2,500-3,000 रुपए मेरी सैलरी थी। ओह ग्रेट। तो मैं ऐसे मतलब काम मेरा अच्छा रहा है, काम कोई हल्का नहीं रहा, बहुत बढ़िया काम रहा है। और मैं कई कंपटीशन भी जीता हूँ, कई साहित्य कला परिषद में भी मैंने कंपटीशन जीता था। लेकिन हमारे माता जी थे थोड़े भोले थे, वो उनको ट्रॉफी वराफियों को नहीं संभाल के रख पाए। अच्छा। तो वो कहीं इधर उधर हो गए। मैंने उस तरह उस समय आपको काफी ट्रॉफी अवार्ड वगैरह? हाँ जी, हाँ जी। तो उस तरह चलो आपका ये नौकरी होने से आपने परिवार और अपनी कला दोनों को जीवित बनाए रखा और एक संतुलन स्थापित किया। ये पेंटर साहब आपका ये कलाकारी का जो जीवन है वो काफी लंबा है। मैं समझता हूँ आपने 16, 17, 18 साल की उम्र से शुरू किया और अभी तक कंटिन्यू रहा है। तो एक बात मन में आती है कि इतने लंबे सफर में कभी कोई आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो जो आपके लिए यादगार हो या अप्रत्याशित हो, आपने कभी सोचा नहीं हो लेकिन वैसा हुआ आपके साथ? ऐसी कोई भी घटना क्या आपको अगर याद आ रही हो तो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। किसी के यहाँ पे मैं काम करता था जी, तो उन्होंने काफी मतलब 2-3 लड़के मेरे पीछे लगा रखे थे कि कोई आदमी दूसरा इनको कैच ना कर ले। अच्छा। तो जब भी कुछ जरा सी कोई दूसरा आदमी आता था, उस असल में सबसे पहले मैंने उसका वो बनाया था, कोई पेंटिंग बनाई थी एक। अच्छा। तो वो जागरण लाइन का काम था। अच्छा। तो उस जागरण लाइन के काम में वो ऐसी पेंटिंग बनी थी कि रोज उसको उस टाइम में चैनल वगैरह नए नए चले थे, GTV वगैरह ये सब। अच्छा अच्छा। तो उन पर रोजाना दिखाया जाता था। अच्छा। तो वो इस पूरी दिल्ली में छा गए थे और लोग मेरे को ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ मिलेगा पेंटर। अच्छा, उस तरह आपकी इतनी लोकप्रियता थी उस समय? हाँ जी। तो मेरा उन्होंने एक तरह से किडनैप कर रखा था, मेरे पीछे आदमी रख रखे थे 4-4। अच्छा। कि कोई दूसरा आदमी इनको कैच ना करके ले जाए। अब एक दूसरे आदमी थे, कोई देवता जैसे इंसान है वो। तो उन्होंने, चौहान साहब उनका नाम है। अच्छा। उन्होंने काफी ढूंढा मुझे, फिर ढूंढते ढूंढते वो आखिर पहुंच ही गए एक जगह। अच्छा। किसी के थ्रू मुझे भेजा उन्होंने, तो कुछ पैसे वैसे भी दिए उन्होंने। अच्छा। कि भाई इस आदमी से मिलवा दो मुझे। अच्छा। ऐसे करके उसने, एक लड़का मिला मुझे, उसने काफी के बहुत से लोग आपको ढूंढ रहे हैं, इसने इतने पैसे दिए, इसने इतने पैसे दिए। उसने मेरे को पैसे ला के दिए। मतलब इतना फेमस हो गया था मैं कि मिलने के लिए भी पैसे दिए जाते थे। फिर पॉपुलर थे। हाँ। फिर वो जहाँ तक बात हो गई कि जब वो उनसे मिलते थे मेरे से, जब उनकी मुलाकात हुई तो फिर उन्होंने बताया कि भाई वो तो बाई ईयर यहाँ से रहते नहीं है, बाई ईयर बॉम्बे से आते हैं और यहाँ काम करते हैं। अच्छा, इस तरह की बात है। इस तरह की बात है। अच्छा। पेंटर साहब कभी आपने जो कलाकृति बनाई और जैसा अभी आप बता भी रहे हैं कि इस तरह की आपकी लोकप्रियता थी, लोग आपको ढूंढते थे और एक होता ना आर्टिस्ट में भी आपस में एक थोड़ा सा, मुझे लगता है दूसरे आर्टिस्टों को आपसे ईर्ष्या भाव भी रहा होगा। तो इस लाइन से जब गुजरते हुए
क्या आपको कोई चुनौती आई कि भाई किसी ने कुछ रोकने की कोशिश की या कुछ इस तरह का? हाँ, बहुत से आर्टिस्ट हैं जो साथ काम करते थे, तो जब मैं उनके पास जाता था तो वो काम करना बंद कर देते थे। एक सवाल आपसे थोड़ा आपके सामाजिक जीवन पर, क्योंकि आपके बारे में लोग बताते हैं कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवा के आपने काम किए हैं, और बताते हैं कि एक जगह शायद पंजाबी बस्ती में जब झुग्गियां टूट रही थी तो उस समय आपने उनको रुकवाने की कोशिश की, शायद पुलिस वालों से भी आपकी झड़प हुई। इस बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि सामाजिक जीवन में एक समाज सेवक के रूप में काम करते हुए आप एक तरफ लोकप्रिय हुए, दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी रही आपके साथ? हाँ जी, वो चुनौतियां ऐसा है, अब घर को भी देखना पड़ता था, और यहाँ पे डेमोलिशन हुआ था बड़ा तगड़ा। बस्ती का क्या नाम था जहाँ हुआ था? गायत्री कॉलोनी। गायत्री कॉलोनी। अच्छा। गायत्री कॉलोनी में डेमोलिशन हुआ था, तो वहाँ एक छोटी सी हमारी भी झुग्गी थी। अब वहाँ पे जब हम लोगों ने उनको पूछा तो हमारे एक माननीय केसी रवि जी हैं जी, उनको मैंने फोन किया, वो आ गए थे, 10-12 लोग आए थे वो जी उन्होंने ऑब्जेक्शन करा, भाई आप किसकी आदेश पे तोड़ रहे हैं जी। तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, और बार बार उनके पूछने पे भी डीसीपी भी आए हुए थे जी। एक बहुत बड़ा रामदास ग्राउंड है, उसके अंदर वो अच्छा पुलिस की गाड़ियां थी जी। सैकड़ों गाड़ियां थी और हजारों पुलिस वाले थे, लगभग 2500 के आसपास पुलिस वाले थे। बाद में बड़ी इंसिडेंट थी। उन ऑफिसरों ने हमें बताया, पुलिस के ऑफिसरों ने, कि 2500 की पुलिस हमारे यहाँ पे पूरी गिनती के हिसाब से है ये, मतलब तगड़ा ही वो डेमोलिशन था। तो हम लोगों ने जब नारेबाजी शुरू कर दी, हमने धरना शांति प्रदर्शन किया बैठ के एक जगह, तो उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया। अच्छा। और अरेस्ट करके बंदूक की नोक पे हमारे को बाथरूम के लिए जाना पड़ता था। अच्छा। एक गनमैन हमारे साथ होता था, अगर बाथरूम भी जाते थे तो वो साथ में जाके दरवाजा खोल के और उसके बाद में हमारे को बाथरूम करने देते थे, कि कहीं कोई उल्टा सीधा इन्होंने कदम ना उठा ले। बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, बहुत सख्ती थी। ऐसे करके फिर हम लोगों ने, मैं उस दौरान कोर्ट में केस डाला गया, मेरे को पिटीशनर बनाया गया। तो थोड़े दिन बाद मैंने फिर हमारे जो वकील थे इन लोगों से बात करी, तो मैंने कहा, पिटीशनर मुझे मत रखो, मैं बस्ती में टाइम देना चाहूँगा, मेरे लोग हैं, मैं उनके साथ रहूँगा, आऊँगा जरूर मैं साथ तुम्हारे, लेकिन पिटीशनर में मेरा नाम मत डालो जी। तो उन्होंने मेरा नाम फिर हटा दिया। शकील जी थे, शकील अहमद बादशाह नाम उनका, तो उनको फिर पिटीशनर बनाया गया। हमें एक दिन की जेल में रखा गया, थाने में रखा गया, और लगभग 1000 मकान उन्होंने तोड़ दिए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने स्टे ले लिया, और मैंने 6 महीने तक घर में कोई काम नहीं किया। मैंने वहीं टेबल डाल के वहीं बैठा था, लोगों की सुनता था। सुबह सुबह फोन आने लगते थे 6 बजे, आप पेंटर साहब आ जाओ। रात को 10 बजे भी, 11 बजे भी मैं नहीं आ पाता था, बिल्कुल अंधेरे मुंह में घर में आता था। तो 6 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया, और आज वहाँ अच्छी बस्ती बसी हुई है। मतलब उन झुग्गियों को उजड़ने से बचा लिया गया। हाँ, मैं कहूँगा जी, मैंने नहीं बचाया, वो वकीलों ने केस लड़ाया, लेकिन मैं भागदौड़ में रहा। मतलब आपका सहयोग रहा। सहयोग वगैरह, सबूत वगैरह, पुराने कागज वगैरह में देता रहा। वो आज वहाँ पर क्या स्थिति है? आज तो बढ़िया 3-3, 4-4 मंजिल मकान बने हुए, कॉलोनी बस गई है। तो पेंटर साहब, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि आप कलाकार हैं तो सवाल उसी से रिलेटेड है कि आपने जिस जमाने में अपनी कलाकृतियां, मूर्ति और चित्र बनाने शुरू किए, उस समय और आज के समय में देखें तो उस समय ना स्मार्टफोन थे, ना ही ऑनलाइन का जमाना था। उस समय जो आप काम करते थे और आज की जो पीढ़ी है, माने आज की युवा पीढ़ी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप 20-25 साल के रहे होंगे उस समय जब आप ये काम कर रहे थे, और आज हम लोग 2025 में हैं, तो 2025 में जो युवा इस कला में आना चाहते हैं, मूर्तियां बनाने में या चित्र बनाने में, तो क्योंकि आप के पास 40 साल से भी ज्यादा का अनुभव रहा है, आप क्या कुछ ऐसे युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, लाइन बहुत अच्छी है, और इसमें ये नहीं है कि अब जैसे किसी आदमी का तो गॉड गिफ्ट है, लेकिन आज के टाइम में तो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं
ये आदमी अगर सीखने की कोशिश करे तो सीखा जा सकता है, अच्छी चीज है। और जो नए बच्चे इसमें हैं, करियर की संभावनाएं हैं। हाँ कैरियर की संभावना है, बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, टीचर हैं और मतलब शिक्षक हैं, और वैसे भी मतलब पेंटिंग बहुत अच्छे अच्छे पैसों में बिकती है। वही है कि काम करने वाला होना चाहिए, इंसान में मेहनत और लगन हो बिल्कुल बिल्कुल तो आज के समय में कर सकते हैं। इस करियर को अपनाया जा सकता है। हाँ जी भाई साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, अभी हम बात कर रहे थे प्रभुदयाल पेंटर साहब से। उन्होंने अपनी कला के बारे में, उन्होंने अपने सामाजिक और निजी जीवन के बारे में हमसे अपनी बातें साझा की, और हम कोशिश करेंगे कभी किसी और स्पेशल विषय को लेकर हम आपको उनसे रूबरू कराएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।